हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के अगले हिस्से की। ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के विषय में। जैसे इस वीडियो से पहले तक हम लोग पढ़ चुके कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और किस तरह से हम लोग असहयोग आंदोलन तक पहुंचे थे। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि 5 फरवरी 1922 की एक परिघटना जो चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, किस तरह से उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई भारत में। अब हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि असहयोग आंदोलन से किस तरह से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़े, जो कि 1930 में हुआ। तो 1922 से लेकर 1930 के बीच में क्या राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य थे भारत में, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वराज पार्टी की। देखो, स्वराज पार्टी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये सभी कांग्रेस के नेता ही थे। तो कांग्रेस के दल में से ये एक अलग दल निकल के आया था, क्योंकि इनका विचार था, इनका स्वराज पार्टी का मुख्य विचार क्या था वो आप लोग को जान लेना चाहिए। इनका मुख्य विचार था कि कांग्रेस जो है मंत्री परिषदों से या परिषदीय चुनाव से अलग रहते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रभावशाली ढंग से संघर्ष नहीं कर सकती। तो इन नेताओं का मानना था कि अगर हमें अपने संघर्ष को एक नया मोड़ देना है, नया बल देना है, तो हमें परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। उसमें हिस्सा लेते हुए हम लोग सरकार का अंग बनते हुए सरकार की नाकामी को जनता तक लेकर जा सकते हैं। तो ये मुख्य विचार था स्वराज पार्टी का कि परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेना, ब्रिटिश सरकार का अंग बनते हुए सरकार की आलोचना करना या सरकार की गलत नीतियों को जनता तक ले जाना, जनता को उसके बारे में जागरूक करना। तो ये मुख्य विचारधारा थे स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 में। और किसने की थी? सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसी बीच आर्थिक मंदी का भी दौर चला था भारत में, जो कि विश्व प्रसिद्ध आर्थिक मंदी थी। 1926 के बाद इसका प्रभाव भारत में भी दिखने लगा। क्योंकि आर्थिक मंदी की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी कृषि से संबंधित जो फसलों की कीमतें थी, वो उसकी गिरावट, उसकी कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट आने लगी, जिससे कि किसान बड़ी बड़ी मात्रा में परेशान हुए। ठीक है, तो ये इसका आर्थिक प्रभाव था, आर्थिक मंदी का प्रभाव कि किस तरह कीमतें जिस तरह से नीचे आई, तो किसानों में परेशानी हुई। ग्रामीण भारत में एक तरह का उथल पुथल का माहौल था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है भारतीय इतिहास में। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमीशन या इस आयोग की स्थापना की थी, जो कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था। और ये कमीशन भारत आया था 1928 में। इस कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ, और इसके विरोध में जो मुख्य स्वर थे वो थे लाला लाजपत राय के। उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, तो भारत जाओ या साइमन भारत से वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारे भारतीय आंदोलन में देखने को मिलने लगे। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि भारत में एक संवैधानिक अध्ययन करना, भारत की संवैधानिक घटनाओं का, जिस तरह से भारत में चीजें चल रही थी उसका अध्ययन करना, और उसके बाद अपना एक सजेशन देना गवर्नमेंट को कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार करने का। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी, इन 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था। ये सभी 7 के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। तो इसका विरोध इस बात पे भी हो रहा था कि 7 सदस्यीय ये समिति है जो कि भारत में संवैधानिक सुधारों का लक्ष्य लेकर आई है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। जब इसमें एक भी भारतीय नहीं, तो वो भारतीय भावनाओं को किस तरह से समझेगा? और अगर वो भारतीय भावनाओं को समझेंगे ही नहीं, तो ये फिर सारा मामला निरर्थक था। तो ब्रिटिश की एक चाल थी, जो कि भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन हुए। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन आंदोलनों को दमन पूर्वक कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, इसी प्रयास में हमारे एक प्रमुख नेता जो कि लाला लाजपत राय थे,
ठीक है, लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसके बाद आते हैं हम लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन पे। 1929 का लाहौर अधिवेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना इससे पहले नहीं की गई थी। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। कांग्रेस की समय समय पर अधिवेशन होते रहते थे, मीटिंग होती रहती थी। ठीक है, उसमें वो लोग विचार करते थे कि आगे की रणनीति हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जैसे हमें पता है कि बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे, साथ के साथ आपको लिखना भी होगा, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस के नेताओं ने। इसके पहले कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की थी इस अधिवेशन में, जो कि हुआ था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसके अलावा इसमें कुछ और निर्णय लिए गए थे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे पूरे भारत में। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और वो था 26 जनवरी 1930 का दिन। तो 26 जनवरी के बारे में एक बात बता दूं, हम सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, लेकिन उसको हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि हम लोग इस 26 जनवरी को याद करना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, इसलिए हमने वेट किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार था, लेकिन फिर भी हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, ताकि हम 26 जनवरी 1930 का जो दिन था जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था पहली बार, उस दिन को याद कर सके, उस दिन को सम्मानित कर सके। तो ये था लाहौर अधिवेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस का, और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आप लोग इसके जरूर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ। उसके बाद लेकिन लाहौर अधिवेशन जब हुआ, फिर भी पूरा पूर्ण स्वराज की मांग की गई, स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रतिज्ञा की गई, लेकिन फिर भी जनता पूरी तरह से इसके अंदर सहभागी नहीं दिख रही थी। पूरी तरह से जनता की सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। तो गांधी जी ने विचार किया कि अब उनको एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्ग हिस्सा ले और ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाए और उनको भारत से जाने पर मजबूर किया जाए। तो इसी कड़ी में गांधी जी ने शुरू की थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से पहले गांधी जी ने उस समय के वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी 11 मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। वो 11 मांगे हमारे उद्योगपति वर्ग से भी संबंधित थे, किसानों से भी संबंधित थे, मजदूर वर्ग से भी संबंधित थे, और उसी में से एक मांग यह थी कि भारत में जो नमक के ऊपर कर लगा रही थी ब्रिटिश सरकार, उसकी समाप्ति हो। तो ये मुख्य मांग थी, जिसमें नमक के ऊपर से कर हटाने की मांग मुख्य थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका अमीर से अमीर और गरीब से गरीब वर्ग इस्तेमाल करता है, और अगर सरकार नमक पर भी कर वसूल करती है तो इससे ज्यादा दमित फैसला कोई और नहीं हो सकता, या इससे ज्यादा दमनपूर्ण तरीके से सरकार नहीं चलाई जा सकती अगर नमक जैसी एक बेसिक वस्तु पर भी, एक आधारभूत वस्तु पर भी अगर कर लिया जा रहा है तो। लेकिन इरविन ने गांधी जी की उन 11 मांगों को नहीं माना, जिसके जवाब में गांधी जी ने शुरू की दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा को समझ लेते हैं। दांडी यात्रा गुजरात में, दांडी जो है वो गुजरात में है। ये एक मैप का भी क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकते हैं कि दांडी यात्रा को लोकेट कीजिए, दांडी को लोकेट कीजिए। तो दांडी जो है वो गुजरात में है। तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी गुजरात में
एक तटीय गांव है जो समुद्र के तट पर स्थित है। गांधी जी ने अपनी ये यात्रा शुरू की दांडी तक। गांधी जी का गुजरात में आश्रम है, उसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। साबरमती से लेकर दांडी तक की ये यात्रा थी, जो कि कुल मिलाकर 240 किलोमीटर की यात्रा थी। तो गांधी जी ने उस यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, गांधी जी के 78 सहयोगियों के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की, जो कि ये पूरी यात्रा थी 240 किलोमीटर की, और ये पूरी यात्रा चली थी 24 दिन तक। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल के आते हैं कि गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 240 किलोमीटर। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी, 78 सहयोगी। किस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी? वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, गांधी जी दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930। बीच में गांधी जी ने कई हजार लोगों से मुलाकात की अपनी यात्रा के दौरान। सभी को ब्रिटिश सरकार की असंवैधानिक नीतियों के प्रति जागरूक किया, भारत के आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, भरपूर सहयोग मिला गांधी जी को हर वर्ग से। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे दांडी में। वहां पे उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और इसी के साथ शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि सरकार की जो कानून है उनको ना मानते हुए उनका उल्लंघन करना। अवज्ञा मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करते हुए उनका उल्लंघन करना। अभी तक हम केवल असहयोग की बात कर रहे थे, मतलब सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, या क्योंकि सरकार तभी तक चल रही थी जब तक भारतीय उसका सहयोग कर रहे थे। लेकिन अब उसे एक कदम आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की शुरुआत की, मतलब जो कानून बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने उसको ना मानने की प्रतिज्ञा करना या उसको उल्लंघन की शुरुआत करना। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा गांधी जी का सविनय अवज्ञा पूरे देश में फैला। समाज के हर वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ और समाज के हर वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया, और इससे गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के ऊपर बहुत हद तक दबाव बनाने में सफल हुए। अब हम इस वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है पूना समझौता। पूना समझौता क्या था? पूना समझौता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है भारत के इतिहास में। ये समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, इसमें कौन से दो नेताओं के बीच में ये समझौता था? ये समझौता था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो आइए जानते हैं इसमें क्या था। देखो, सब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। उसमें से एक सीमा ये थी कि समाज के हर वर्ग ने तो इसमें भाग लिया, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जिसको हम लोग अछूत के नाम से जाने जाते, हम लोग अछूत के नाम से जानते थे पहले, आजादी के पहले। जो निचली जातियां थी, दलित जातियां थी, उनको अछूत बोला जाता था। उस समय हम सभी ने इतिहास पढ़ा है। उस वक्त के कहानी हम लोग को पता है किस तरह से छुआछूत फैला हुआ था। अब ऊपरी जाति के लोग हिंदू वर्ग में ये भी मतलब पाप समझते थे कि कोई निचली जाति का उनसे अगर उनके शरीर से टच भी हो गया तो उनसे हम एक दूरी बनाकर रखते थे, जिसको छुआछूत की एक सामाजिक कुप्रथा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी का ये विचार था कि जब तक हम लोग इस कुप्रथा को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इनको अपना नहीं समझेंगे, तब तक इस आंदोलन और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि वो पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो पूना समझौता हुआ उसकी जो आधार था वो यही था कि, एक सेकंड इसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। उसका जो आधार था वो यही था कि समाज का जो दलित वर्ग था वो राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं ना कहीं कटा हुआ फील कर रहा था। वो फील कर रहा था कि उसके साथ छुआछूत जैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसकी पूरी सहभागिता नहीं थी, और उस वर्ग के अपने नेता उभर कर आ रहे थे सामने, जिनकी अपनी मांग थी। उसमें से एक मुख्य नेता थे अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में यह मांग की थी कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन या अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, ताकि दलित लोग जो है अपने वो चुने जा सके अपने निर्वाचन क्षेत्र से, और विधान परिषदों में जाकर अपने वर्ग के प्रति आवाज उठा सके, अपने वर्ग के प्रति न्याय के लिए आवाज उठा सके। तो ये मुख्य मांग थी अंबेडकर जी की। मतलब इन्होंने समाज के जो दलित वर्ग थे, भारतीय समाज के जो दलित वर्ग थे, उनके लिए एक पृथक या अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विभत्सकारी फैसला होता।
जिसको ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तो हमेशा से ये नीति रही है कि बांटो और राज करो। तो ब्रिटिश सरकार हमेशा से ये जानती थी कि अगर समाज का हर वर्ग अलग अलग रहेगा तो उनके खिलाफ जो संघर्ष है भारतीय जनता का वो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं हो पाएगा या उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बन पाएगा। लेकिन गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। गांधी जी का यह मानना था कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलकर ही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ना है। अगर समाज का हर एक वर्ग एक साथ नहीं लड़ेगा तो ये आंदोलन और ये जितना भी हमारा सत्याग्रह या संघर्ष जो भी चल रहा है वो आधारहीन होगा। तो गांधी जी ने अंबेडकर को मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अंबेडकर जी की यह मांग थी कि एक पृथक निर्वाचन या अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी एक आमरण अनशन के पर बैठ गए। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और उन्होंने बोला कि अगर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए बनेगा तो वो मेरी लाश पर बनेगा। ऐसा कहकर वो आमरण अनशन पे बैठ गए। जिस बाद में अंबेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ पूना में, जिसको हम लोग पूना समझौता कहते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ कि दलित वर्ग को आरक्षण मिला मतलब कि जहां पर दलित बहुल क्षेत्र है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र डिसाइड किए गए जहां पर हम लोगों ने दलित वर्ग को आरक्षण दिया। इसका मतलब ये है कि वहां से जो कैंडिडेट विधायी परिषदों के लिए चुना जाना था वो दलित वर्ग से होगा, लेकिन जो उसका वोटर होगा उसको वोट देने वाली जनता सामान्य जनता होगी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। तो ये था पूना समझौता जो कि संपन्न हुआ था 1932 में। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जो पार्ट है हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज आप लोग को भेजूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।